हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 2018 ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन बताने वाला हूं और ऐसे ही क्वेश्चन 2022 का जो ग्रुप डी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं कि एक घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जो एसिड होता है, ठीक है, जो एसिड होता है वो क्या करता है, नीले को लाल करता है, ठीक है। और एसिड का जो मान होता है वो कहाँ से, 0 से मतलब 7 से कम होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसमें क्या बोला गया, नीले लिटमस को लाल करता है, इसका मतलब क्या है, एसिड है, ठीक है। और एसिड की वैल्यू क्या होती है, 7 से कम होती है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं पीएच स्केल की। तो पीएच स्केल क्या होता है, एक प्रकार का स्केल होता है, ठीक है, जिसका उपयोग क्या होता है, किसी विलयन की अम्लता और क्षारकता को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसका जो पीएच का जो आविष्कार था किसने किया था, 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल की संकल्पना दी थी, ठीक है। और जिसमें पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है पावर, शक्ति, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि 7 से कम जितने भी होते हैं ना, 7 से कम वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं, ठीक है। और 7 से ज़्यादा जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। और जो 7 होता है वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, यानी उदासीन होते हैं। इसलिए पानी का जो पीएच वैल्यू क्या है, 7 है। अगला प्रश्न है, निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था, इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड, प्राउस्ट के द्वारा। देखिए दोस्तों, क्या था निश्चित अनुपात का नियम, क्या कहता है, ये कहता है कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक, चाहे वो किसी भी विधि से बना होता है, ठीक है, कोई भी यौगिक होता है वो किसी भी विधि से बना होता है, उसमें जो तत्व का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में होता है, ठीक है। चाहे यौगिक किसी भी विधि से क्यों ना बना हो, लेकिन उसमें जो तत्व शामिल है उनका जो द्रव्यमान होता है क्या होता है, निश्चित अनुपात में होता है, ठीक है। जैसे पानी है, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, ठीक है। तो इनका जो अनुपात होगा कितना कितना होगा, 1:8 होगा, ठीक है। यदि हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसमें क्या होगा, 12:32 क्या होगा, इनका द्रव्यमान का अनुपात होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर और फिर 3 सेकंड में 16 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत गति क्या है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, औसत गति पूछा है। तो देखिए क्या होगा, औसत गति का मतलब औसत कुल दूरी और कुल समय, ठीक है। गति बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, दूरी कितनी है, 15 और 16 31, और टाइम कितना है, 4 3 7 7 घंटे 7 सेकेंड। तो इसको भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 4.43 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, डैश अम्लीय नहीं है, निम्न में से कौन अम्लीय नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है CCl4, यानी ऑप्शन सेकंड। CCl4 को बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। और जो 4 होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रा बोलते हैं, ठीक है। 4 को हम क्या बोलते हैं, टेट्रा बोलते हैं। 5 को हम क्या बोलते हैं, पेंटा बोलते हैं, ठीक है। 5 को पेंटा बोलते हैं और 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा बोलते हैं, ठीक है। आपको पता होगा सभी को। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु में 20 किलो के द्रव्यमान और 10 न्यूटन पर किलोग्राम के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है, तो वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया, एच का मान इसमें पूछा गया है। स्थितिज ऊर्जा कितनी दे रखी है, यहाँ पे 400 जूल दे रखी है। तो हमें पता है कि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है, क्या होता है, U बराबर mgh, ठीक है। और U दे रखा है 400, ठीक है। और जी हमें कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। और एच कितना हमें निकालना है, और एम कितना दे रखा है, 20। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, 400 भाग गया 200, 2 मीटर, ठीक है। तो वस्तु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला है जो यू बराबर mgh, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लगाना है। यू की वैल्यू भी दी गई है, एम की भी दी गई है, जी की भी दी गई है, तो एच की निकल जाएगी। अगला प्रश्न है कि 4 तत्वों का विद्युत विन्यास नीचे दिया गया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। निम्न में से कौन अधिक विद्युत ऋणात्मकता होगी, इनमें किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होगी इन चारों में से। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, क्लोरीन। क्लोरीन की जो क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होंगी वो कितनी होंगी, मतलब सबसे ज़्यादा होंगी, ठीक है। और इसकी जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, -1 में होती है इसकी संयोजकता, वैलेंसी, ठीक है। और ये क्लोरीन कौन से उसमें आता है, हेलोजन, हेलोजन उसमें आता है, ठीक है। हेलोजन ग्रुप में आता है। हेलोजन कौन से समूह में आता है,
17 समूह में आता है, ठीक है। और अगला देखिए, डैश क्या है, अर्धचालक है। निम्न में से कौन अर्धचालक है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे देखिए, जो निम्न में से जो अर्धचालक वो कौन है, जर्मेनियम, ठीक है। दो मुख्य अर्धचालक कौन कौन से, जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम का जो परमाणु क्रमांक वो कितना है, 32 है, और सिलिकॉन का कितना है, 14 है, ठीक है। जो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, जिनकी जो चालकता होती है कितनी होती है, मतलब चालकों और कुचालकों के बीच की होती है। चालक क्या होता है, जिनमें विद्युत धारा पूर्ण रूप से प्रभावित होती है। कुचालक क्या होता है, जिनमें विद्युत धारा पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं होती है। तो ये चालक और कुचालक के बीच के होते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी मनुष्य में गुणसूत्र संख्या 46 है, ठीक है, तो दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र मौजूद है या मौजूद होते हैं। सबसे पहले तो हमें बात करें दैहिक कोशिकाएं क्या होती है। देखिए दोस्तों, क्या होता है, हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं ना, वो सभी की सभी क्या होती है, दैहिक कोशिकाएं होती है। किसको छोड़ के, शुक्राणु, शुक्राणु और अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु जो कोशिकाएं होती हैं, इनको छोड़ के सारी की सारी जितने हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, दैहिक कोशिकाएं होती है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये जो गुणसूत्र होते हैं कितने मौजूद होते हैं, 46 होते हैं, ठीक है। कितने, टोटल 46 होते हैं। यदि जोड़ा पूछेंगे तो 23 होगा, ठीक है। यदि गुणसूत्रों की संख्या पूछेंगे तो कितने, 46 होते हैं। और अगर पूछेंगे आपका कितनी जोड़ी होती है, तो 23। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के मेंटल में गैसों के साथ मिश्रित पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है। मतलब मेंटल कहाँ होती है, अंदर होंगी, अर्थ के अंदर होंगी, ठीक है। तो अंदर वाला जो भाग होता है, पिघला हुआ भाग, उसे हम क्या कहते हैं, पृथ्वी के अंदर का भाग, उसे हम कहते हैं मैग्मा, ठीक है। और जब ये अंदर वाला भाग जो बाहर आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फिर लावा कहते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए क्या है, सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह तथा आवर्त है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 18 समूह और 7 आवर्त। देखिए दोस्तों, क्या होता है, मैं आपको आवर्त सारणी दिखा देता हूँ। जो ये इस टाइप की जो हॉरिजॉन्टल जो ये लाइनें होती है ना, इनको हम क्या कहते हैं, इनको दोस्तों इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम आवर्त। क्या कहते हैं हम इनको, आवर्त। जो ये लाइन होती है, क्षैतिज लाइनें होती है। और जो ये स्तंभ टाइप के होते हैं, ये कितने होते हैं, ये मतलब 18 स्तंभ होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं हम समूह, यानी कि ग्रुप हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो ये क्षैतिज पंक्तियाँ होती है, ये कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है, 7 होती है। और जो आधुनिक आवर्त सारणियों किसके द्वारा दी गई थी, हेनरी मोजले के द्वारा दी गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता कितनी होती है। ये दोस्तों क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें जो कॉपर की जो संयोजकता है वो कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, डैश में कार्बोनिल समूह नहीं है। मतलब कौन सा कार्बोनिल, किन में कार्बोनिल समूह नहीं है। तो एल्डिहाइड होता है, ये भी क्या होता है, कार्बोनिल समूह होता है। मतलब एक प्रकार का क्रियात्मक समूह, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये इसमें भी कार्बोनिल समूह होता है। कीटोन होता है, इसमें भी कार्बोनिल समूह होता है। लेकिन एथेनॉल है, जो एथेनॉल क्या है, एक एल्कोहल का भाग है, ठीक है, एल्कोहल का भाग है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, ठीक है। तो यदि इसकी जगह सिर्फ OH होता तब ये इसमें कार्बन नहीं है। कार्बोनिल समूह का मतलब जो कार्बन जिसमें जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, नहीं है। इन सब में क्या होता है, कार्बन, जो ये एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन, इनमें क्या होता है, सब में कार्बोनिल समूह होते हैं। इनको कार्बोनिल समूह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह बिंदु जिस पर सभी किरणें अभिसरित होती है। अभिसरित का मतलब क्या होता है, कि इकट्ठी हो जाती है, मतलब एक जगह आ जाती है। तो उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, उस बिंदु को कहेंगे हम केंद्र। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डैश में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होती है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करता है, जो मतलब क्या करता है, जो अधातु होते हैं, जो अधातु होते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। और जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं उनमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो सबसे अधिक की बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे अधिक जो होगा वो क्या होगा, सबसे अधिक होगा आपका क्लोरीन, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्लोरीन की सबसे अधिक होगी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछते हैं कि अगला प्रश्न देखते हैं, ऐच्छिक मांसपेशियां डैश में निहित होती है, ठीक है। देखिए दोस्तों, मांसपेशियां होती है, एक ऐच्छिक होती है, एक अनैच्छिक होती है, ठीक है।
इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऐच्छिक मांसपेशियाँ डैश में निहित होती है, तो इसका क्या है, पश्चपाद यानी कि पैर वाले भाग में, ठीक है, पैर का पिछला भाग, ठीक है। अब बात करते हैं ऐच्छिक मांसपेशियाँ और अनैच्छिक मांसपेशियाँ। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, ऐच्छिक मांसपेशियाँ वे मांसपेशियाँ होती है जिनमें क्या होता है, बुद्धि द्वारा हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम चल रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है, हम रुक सकते हैं जैसे। और दूसरा क्या हो सकता है कि हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो हम थोड़ी देर के लिए क्या कर सकते हैं, खाना खाना बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ऐच्छिक मांसपेशियाँ होती है, ठीक है, मतलब जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने दिमाग द्वारा। अब होती है अनैच्छिक। अनैच्छिक वो होती है जिनको मतलब हम दिमाग से कंट्रोल नहीं कर सकते, जिनका पूरा जो मतलब होती रहती है, ऑटोमेटिक होती रहती है, दिमाग से कोई इनका रिलेशन नहीं होता है, मतलब कनेक्शन नहीं होता है। जैसे हमारा जो हार्ट धड़कता है, दिल धड़कता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, हमारा आँख 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 बंद होती है हमारी, ठीक है। और क्या हो सकता है, जैसे और हो सकता है यकृत से जो रस निपित रस निकलता है, ये सब क्या होते हैं, आपका अनैच्छिक गतिविधियाँ होती है, अनैच्छिक पेशियाँ होती है, ठीक है। बुद्धि का इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो हृदय हो गया, यकृत हो गया, फेफड़े हो गए, ठीक है, तो ये सब क्या आते हैं, अनैच्छिक मांसपेशियों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हम इनको अपने द्वारा कंट्रोल नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह नग्न बीज पैदा करता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नग्न बीज पैदा कौन करता है, अनावृत बीज या जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जो अनावृत बीजी होते हैं वो क्या करते हैं, नग्न बीज पौधे पैदा करते हैं, नग्न बीज पैदा करते हैं। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा जान लेते हैं कि जो अनावृत बीज होते हैं, जो उनकी विशेषताएं क्या होती है, जो महत्वपूर्ण विशेषताएं वो क्या है, इन पर फूल नहीं लगते। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस में फूल नहीं लगते, तो अनावृति बीज। और क्या होता है दूसरा, क्या है, फल के अंदर बीज नहीं होते, इनके जो फल होते हैं ना, इनके अंदर बीज नहीं होती है। आपने देखा होगा मैक्सिमम फलों के अंदर बीज होते हैं, लेकिन जो इस टाइप के जो फल होंगे, इससे बने हुआ फल होगा, उसमें बीज नहीं होगा, ठीक है, तो इसकी विशेषता थी। उदाहरण देखिए इसके, उदाहरण क्या है, साइकस, पाइनस, सेड्रस, पीसिया और जूनिफेरस, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या 16 का एक तत्व आवर्त सारणी में कहाँ होगा, मतलब कौन से उसमें होगा, आवर्त सारणी के कौन से आवर्त में होगा, जो परमाणु संख्या 16 है वो किस आवर्त में होगा, आवर्त सारणी में। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, तीसरे आवर्त में होगा, ठीक है, तीसरे आवर्त में क्या होगा, ये होगा। और सल्फर 16 कौन सा है, सल्फर, ठीक है, 16 क्या है, सल्फर, इसका क्या है नाम होगा, जिसका परमाणु संख्या क्या है, 16 है। अब देखिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। 100 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो एक दिन में बल्ब द्वारा खपत ऊर्जा कितनी होगी। अब देखिए क्या बोला गया इसमें, हमें निकालनी, इसमें एनर्जी निकालनी है। पी कितना दे रखा है, पी दे रखा है 1000 वाट, ठीक है, इसको हम किलो वाट में बदलेंगे तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो 1000 से भाग देने तो कितना हो जाएगा, 0.1 किलो वाट, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए टाइम भी दे रखा हमारे पास कितना, 8 घंटे टाइम भी दे रखा हमारे पास, ठीक है। और ई हमें निकालना है इसका, ठीक है, ई हमें क्या करना है, निकालना है। तो एक फार्मूला होता है, क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला है, पी इक्वल टू क्या होता है, ई अपन टी, ठीक है, पी इक्वल टू क्या होता है, ई अपन टी। तो हमें ई निकालना है ना, तो ई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा आपका टी इंटू पी। तो टी कितना है, 8 है, यहाँ कर देता हूँ मैं, 8 गुणा 0.1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.8 किलो वाट या जूल जो भी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, जो गति के 3 समीकरण थे जो न्यूटन ने दिए थे, पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, थर्ड है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस स्क्वायर। जो पहला समीकरण है इसमें देखिए किसके बीच में, ये v है, जो ये क्या है, प्रारंभ अंतिम वेग है, u है प्रारंभिक वेग, तो आप इसे लगा सकते हैं कि ये क्या है, वेग और समय के बीच में, ठीक है। दूसरा देखिए ये किसके बीच में है, एस मतलब दूरी के बीच में, मतलब स्थिति, तो ये किसके बीच में, स्थिति और समय के बीच में, ठीक है। और तीसरा क्या है, ये किसके बीच में होगा, स्थिति और वेग के बीच में। तो यहाँ पे पूछा गया है दूसरा,
गति का जो दूसरा समीकरण होगा किसके बीच में होगा, समय और स्थान या स्थिति के बीच जो भी होगा, ठीक है, इसके बीच में होगा। ये भी आपको ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। 2018 में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश की परिवर्तनशीलता के कारण संपीड़न और विरलीकरण होता है। किसके चेंज होने से संपीड़न और विरलीकरण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, वायु दाब के कारण। अगला प्रश्न, औसत वेग का सूत्र क्या होता है? औसत वेग होता है जो उसका जो एवरेज वेग वी ए वी होता है वो कितना होगा? औसत वेग बराबर क्या होगा? ये ऑप्शन सेकंड, यानी कि यू प्लस वी अपॉन टू, ये क्या हो जाएगा? औसत वेग हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे में निस्पंद इकाइयाँ डैश के रूप में जानी जाती है। जो गुर्दे में जो निस्पंद इकाइयाँ होती है कौन सी होती है? इसका सही आंसर है नेफ्रॉन, ठीक है। ये आपका नेफ्रॉन का डायग्राम है, ये क्या है? निस्पंद इकाइयाँ होती है। अब थोड़ा नेफ्रॉन के बारे में जान लेते हैं कि प्रत्येक गुर्दे में लगभग असंख्य फिल्टरिंग इकाइयाँ होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। ये क्या होती है? एक प्रकार की फिल्टरिंग इकाइयाँ होती है जो क्या करती है, हमारा जो ब्लड है उसको क्या करती है? शुद्ध करते रहती है, ठीक है, शुद्ध करती है। और नेफ्रॉन को क्या कहते हैं? गुर्दे की क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है, ठीक है। नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है? गुर्दे की क्रियात्मक इकाई होती है। और जो क्या होता है, जो हमारे जो ब्लड में जो अशुद्धियाँ होती है वो क्या होती है? मूत्र के रूप में बाहर निकलती है, नेफ्रॉन के थ्रू ही ये नेफ्रॉन क्या करता है? इसको मूत्राशय में भेजता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, नेफ्रॉन से कहाँ आती है? मूत्राशय में आती है, जो अशुद्धियाँ होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों आज के लिए इतने ही प्रश्न थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।